हेलो गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। आप सभी ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने देखा था जो वॉइड्स होते हैं हमने उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, वॉइड्स इन टू डायमेंशनल एंड वॉइड इन थ्री डायमेंशन। तो जो टू डायमेंशन में वॉइड थे वो दो प्रकार के थे, एक स्क्वायर प्लेनर वॉइड और एक ट्राइंगुलर वॉइड। हमने बोला था स्क्वायर प्लेनर वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और ट्राइंगुलर वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा। उसके बाद हमने 3D में जब वॉइड्स की बात की थी तो वहां पे हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया था, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड क्यूबिकल। तो हमने बोला था टेट्राहेड्रल वॉइड वो होंगे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड वो होंगे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और क्यूबिकल वॉइड वो होंगे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हमारा जो मेन एम रहेगा वो रहेगा क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स को स्टडी स्टडी करना। तो क्लोज पैक को फर्दर थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। हम क्लोज पैकिंग कितनी डायमेंशंस में कर सकते हैं, तो हम वन डायमेंशन में कर सकते हैं, टू और थ्री। वन डायमेंशन में हम एटम को सिर्फ एक तरीके से प्लेस कर सकते हैं, वो हम देखेंगे कैसे कर सकते हैं। टू डायमेंशन में हम दो तरीके से प्लेस कर सकते हैं। फर्दर हम इनकी क्लासिफिकेशन आगे देखते रहेंगे। यस। तो क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, जब हम एक एरे में बस एटम्स को रखते जाएं तो एक डायमेंशन में प्लेस करने का एटम्स को क्रिस्टलाइन वे में, बस यही एक वे है। मतलब कि हम एक के बाद एक एटम एक लाइन में रखते जाएं। तो यहाँ से सिर्फ एक ही तरह का सवाल पूछा जाता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 1D में। तो अगर हम देखें कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या कि एक स्पेयर को कितने एक्स्ट्रा स्पेयर टच कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्पेयर टचिंग अ स्पेयर। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस ऑरेंज वाले स्पेयर को ये स्पेयर टच कर रहा है और ये वाला स्पेयर टच कर रहा है। इस ऑरेंज वाले स्पेयर को एक ये वाला एटम टच कर रहा है और एक ये वाला एटम टच कर रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा। लेकिन एक सवाल ये पूछा जा सकता है कि वन क्लोज पैक इन क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 1D में जो कॉर्नर मोस्ट एटम होता है, कॉर्नर मोस्ट एटम, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। तो कॉर्नर मोस्ट जितने भी एटम होते हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 1 होता है क्लोज पैक इन 1D में। तो यही दो सवाल यहाँ से आ सकते थे। तो आगे बढ़ते हैं क्लोज पैक इन 2D। तो क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 2D हमने बोला था कि दो तरीके के होंगे, एक होगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एक होगी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहने का मेन एम क्या रहेगा वो पहले मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे जो अरेंजमेंट होगा ना एटम्स का वो ए ए टाइप में होगा। अब ये ए ए टाइप अरेंजमेंट क्या है, जैसे कि हमने देखा था वन डायमेंशन में हम एक तरीके से प्लेस कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एटम के जस्ट नीचे उसी टाइप की लाइन प्लेस कर दें, यानी कि एटम के नीचे एटम, एटम के नीचे एटम, यानी कि अगर इस लाइन को ए कहें तो ये भी ए ही है, उसके बाद ये भी ए ही है। तो इस टाइप की पैकिंग को कहा जाता है क्लोज ए ए टाइप की पैकिंग। ठीक है। और इसको स्क्वायर क्लोज पैक कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि अगर आप देखें जो इसमें यूनिट सेल बन रही है वो एक स्क्वायर के शेप की है, इसलिए इसे स्क्वायर क्लोज पैक कहा जाता है। हालांकि देखा जाए तो ये भी एक स्क्वायर ही फॉर्म कर रहा है और ये भी इसकी एक यूनिट सेल है, क्योंकि ये बार बार रिपीट होके हमें पूरा क्रिस्टल दे देगी। लेकिन हम यूनिट सेल ऐसी चूज करते हैं जो हमें क्रिस्टल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन से मेरा मतलब था उसकी पैकिंग एफिशिएंसी होगी जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, उसमें एटम्स का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। अगर हम यल यूनिट सेल देख लें तो इसमें हमें ये पता नहीं लग पाएगा कि इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर है कितना या इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे साफ दिख रहा है कि इस एटम को यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा एटम टच कर रहे हैं, तो यानी कि इसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। आगे और डिस्कस करते हैं इसे। तो पहले हम जेड वैल्यू डिस्कस करेंगे, जेड वैल्यू होती क्या है, फिर हम उसकी कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे। तो जेड वैल्यू होती ना कि एक्चुअल में यूनिट सेल के अंदर कितने एटम लाई कर रहे हैं। होने को तो यूनिट सेल 5 एटम से मिलके बन रही है यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल में कितना पोर्शन वो यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे देखें तो एक तो पूरा इस पे सर्कल आ रहा है और दूसरा आप देखें तो ये कुछ इस टाइप का आ रहा है। तो अगर हम देखें कि ये एक टाइप का स्क्वायर है तो स्क्वायर का एंगल 90 होता है और एक सर्किल पूरा कितना कंट्रीब्यूट करता है 360 डिग्री। तो अगर हम इसको देखें तो ये 360/90 यानी कि 1/4 कंट्रीब्यूट कर रहा है। 1/4 ये, 1/4 ये, 1/4 ये और 1/4 ये, तो ये टोटल हो जाता है 1। तो टोटल इसकी जेड वैल्यू होगी 2। ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है ए और आर का रिलेशन। तो ए क्या है, इस स्क्वायर की साइड की डायमेंशन है ए। ठीक है। और जो ये
सर्किल है ना, तो इसका रेडियस आर है, तो ए और आर के बीच में रिलेशन देखें हम, तो हम देखेंगे कि अगर इस डायरेक्शन में हम देखें तो इस डायरेक्शन में हमें ए और आर का रिलेशन मिल नहीं पाएगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रही है। तो यहाँ पे ये जो डायगोनल है, इस स्क्वायर का जो डायगोनल है, इसके अलोंग टच कर रहे हैं चारों स्पेयर, और मतलब थोड़ा सा भी स्पेस नहीं है, एक्स्ट्रा स्पेस जो हमें एक्स्ट्रा से कैलकुलेट करना पड़े। तो अगर हम देखें तो ये अगर साइड ए है तो इसका डायगोनल पक्का ही ए रूट टू होगा, ए रूट टू, और ए रूट टू किसके इक्वल है, फोर आर के इक्वल। यहाँ पे एक रेडियस ये होगी, फिर दूसरी रेडियस ये होगी, फिर तीसरी रेडियस ये होगी, और चौथी रेडियस ये व्हाइट वाली होगी। तो ए रूट टू इक्वल टू फोर आर, तो यहाँ से ए की जो कैलकुलेशन निकल के आती है वो आती है फोर आर बाई रूट टू। कोऑर्डिनेशन नंबर हम देख चुके हैं, इसमें चार होगा, क्योंकि इसमें चार स्पेयर एक कॉमन स्पेयर को टच कर रहे हैं, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर चार है। और यहाँ पे किस टाइप का वॉइड प्रेजेंट है, तो वॉइड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये स्क्वायर प्लेनर वॉइड है, स्क्वायर प्लेनर वॉइड है, स्क्वायर प्लेनर वॉइड है, ठीक है। फिर इसमें अगला सवाल जो बनता है अपना, वो होता है पैकिंग एफिशिएंसी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैकिंग एफिशिएंसी होती है कि यूनिट सेल में एक्चुअल जो परसेंटेज है ना, एटम ने कितना परसेंट ऑक्यूपाई ऑक्यूपाई किया इसके वॉल्यूम या इसके एरिया का। टू डायमेंशन में हम बात करते हैं एरिया की, और थ्री डायमेंशन में बात करेंगे हम वॉल्यूम की, ठीक है। तो इसने कितना ज्यादा एरिया यहाँ पे ऑक्यूपाई किया है, ठीक है। तो अगर हम देखें अगर हमें एरिया निकालना है, जो यहाँ पे सर्कल्स ने ऑक्यूपाई किया है, तो वो निकालने के लिए हम सीधा सा यहाँ पे कर सकते हैं टोटल यूनिट सेल में कितने एटम प्रेजेंट है, और एक सर्किल के एरिया से उसे इंटू कर देंगे, तो टोटल सर्किल्स का एरिया आ जाएगा अपॉन में टोटल एरिया ऑफ यूनिट सेल। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करने जाएं तो जेड वैल्यू अपनी टू है, टू इंटू टू पाई आर, सॉरी गाइस ये पाई आर स्क्वायर हो गया, इसे पाई आर करना है। नो नो नो, सही है, टू इंटू पाई आर स्क्वायर, टू इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइड, अगर अब यहाँ पे से देखें ए स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, सिक्सटीन आर स्क्वायर, और ये दो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे इसलिए मैंने ये दो यहाँ पे लिख लिया है। तो टू इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन पाई आर स्क्वायर इंटू हंड्रेड, क्योंकि ये अगर हम हंड्रेड से इंटू ना करें तो पैकिंग फ्रैक्शन बन जाता है, एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें हंड्रेड से इंटू करना पड़ता है परसेंटेज निकालने के लिए। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये पाई इंटू हंड्रेड बाई फोर आ जाएगा, जिसकी वैल्यू अगर आप सॉल्व करेंगे तो 78% नियरली आएगी। ये आपको याद करना पड़ेगा, या आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई टफ बात नहीं। फिर अपनी जो दूसरी पैकिंग आती है ना टू डायमेंशन में, तो वो होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अगर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में बात करें तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट होती है ना, वो ए बी टाइप की होती है। अगर आप देखेंगे कि मैंने ए टाइप की एक लाइन लगा दी है, तो यहाँ पे मैं जस्ट एटम के नीचे एटम ना रख के डिप्रेशन में एटम रखते जा रहा हूँ, देखिए डिप्रेशन में, फिर यहाँ पे मैंने फिर से इसके डिप्रेशन में एटम रखा, तो इस टाइप की ए लाइन ये होगी। फिर से ये देखिए, ये जस्ट एटम के नीचे आ गया, याले एटम के नीचे, तो ये दो सिमिलर एरे होगी, इसलिए से ए और ये ए इनके बीच में आ गया बी, बी टाइप की एरे। तो ए बी टाइप की पैकिंग है यहाँ पे। कोऑर्डिनेशन नंबर देखा जाए इस सेल का, तो इस एटम का, तो ये छह स्पेयर्स को टच कर रहा है, एक दो तीन चार पाँच छह, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर छह होगा। जेड वैल्यू इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जेड वैल्यू होती है थ्री। जेड वैल्यू में पहले भी बता चुका हूँ कि क्या होती है, एक्चुअल जो कंट्रीब्यूशन है ना एटम्स का यूनिट सेल में, वो कितना है। हालांकि ये यूनिट सेल मिलके तो कितने एटम से बन रही है, सेवन एटम से, लेकिन क्या सेवन एटम इसमें टोटली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो नहीं। अगर हम इस ऑरेंज स्फीयर की बात करें, तो सर्किल की बात करें, तो ये तो टोटली कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन अगर हम इन ब्लू स्फीयर्स की बात करें तो ये अपना कुछ ही पार्ट दे रहे हैं। तो हेक्सागन का जो एंगल होता है ना, ये एक रेगुलर हेक्सागन होता है और इसका एंगल 120 डिग्री के इक्वल होता है। तो अगर हम देखें हर एक अ, जो स्पेयर होगा इसके कॉर्नर पे जो है, वो वन थर्ड कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि ये टोटल 360 के इक्वल होगा, और 360 बाई 120 वन थर्ड, यानी कि 120 बाई 360 वन थर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी कि यहाँ पे सिक्स ऐसे आइटम है जो वन थर्ड कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी कि टोटल का वो सिक्स इंटू वन बाई थ्री, यानी कि टू कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, टू प्लस वन थ्री, इसकी टोटल जेड वैल्यू हो जाएगी। फिर यहाँ पे वॉइड कौन सा प्रेजेंट है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वॉइड है वो ट्राई एंगुलर वॉइड है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर तीन है, ठीक है। वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर थ्री है, लेकिन इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है यहाँ पे, सिक्स है। फिर
ए और आर के बीच के रिलेशन की बात करें तो यहाँ पे सिंपल सा आप देख सकते हैं, ये अगर इसकी साइड है ए तो यहाँ पे ए इक्वल टू 2r, 1r एंड 2r, ए इक्वल टू 2r यानी कि आर इक्वल टू ए बाई 2। तो पैकिंग एफिशिएंसी अगर हम देखें तो हमने देख लिया जेड इंटू क्या होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो जेड अपना 3 है, पाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए की वैल्यू यहाँ से हमें पता है 2r है, तो यानी कि 2r यानी कि 4r स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसे 100 से इंटू करेंगे तो ये नियरली इतना आ जाएगा, 90.6%। ये आपको याद रखना होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 इंटू 1.73। सॉरी गाइज, ये थोड़ा सा मिस्टेकनली मैंने लिख दिया है यहाँ पे, लेकिन ये एक्चुअल में क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन 6। ओ, ये मैंने यहाँ पे ए स्क्वायर ना होके इसका एरिया अगर आप निकालना चाहें ना तो हेक्सागन का एरिया ऐसे निकल सकता है। देखिए इसमें कितने एटम, कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे अगर मैं इसको सेंटर मान लूं, इस टाइप से 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे यहाँ पे। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर हो जाएगा। तो उसको अगर हम इसमें पुट करेंगे तो कुछ इस टाइप की इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो अगर हम इसे कंप्लीटली सॉल्व कर ले तो आप अपनी जो पैकिंग एफिशिएंसी आती है HCP2D में, वो आती है 90.6%। फिर अब हम क्लोज पैकिंग 3D की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहली यूनिट सेल आती है ना, वो सिंपल क्लोज पैकिंग, इसे बोलते हैं हम सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसे थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले तो इसे क्यूबिक क्लोज पैकिंग क्यों कहते हैं ये देखेंगे हम। पहले इसका अरेंजमेंट समझते हैं। तो यहाँ पे ए टाइप की अरेंजमेंट होती है। अभी तक हम बात कर रहे थे सर्किल्स की, अब हम बात करेंगे स्पेयर्स की। ठीक है, तो अगर मैं एक लेयर कुछ इस टाइप से लगा दूं, इस टाइप से एक लेयर अगर मेरी ये है, तो जस्ट मैं दूसरी लेयर जो मेरी ये है, इसको अगर मैं इसके जस्ट एटम के ऊपर एटम इस टाइप से लेयर को लगाऊं अपनी, तो इस टाइप की लेयरिंग को कहा जाता है, या इस टाइप की स्टैकिंग को कहा जाता है ए टाइप ऑफ स्टैकिंग। तो यहाँ पे जो वॉइड फॉर्म होता है ना, वॉइड, वो क्यूबिकल वॉइड फॉर्म होता है। देखिए अगर आप देखेंगे तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है इस वॉइड का, क्योंकि इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एटम मिलके बना रहे हैं। तो 8, जिस भी वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 1 होता है, तो उस टाइप के वॉइड को कहा जाता है क्यूबिकल वॉइड। और इसमें टोटल इस यूनिट सेल में ये एक क्यूब के शेप की है, और ये प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव हमने डिस्कस किया था, जिसमें ऑल एटम रिसाइड्स एट कॉर्नर। ठीक है, जहाँ पे कॉर्नर पे आ जाते हैं सारे के सारे एटम। तो इस टाइप की यूनिट सेल को कहा जाता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, और यहाँ पे इसे सिंपल क्यूबिक क्लोज पैक भी कहा जाता है। और इसमें अगर नंबर ऑफ वॉइड्स की बात करें तो इसमें एक ही क्यूबिकल वॉइड है। अगर हम देखें तो इसमें नंबर ऑफ वॉइड्स 1 है, और वो क्यूबिकल शेप का है। फिर आती है जेड वैल्यू। तो जेड वैल्यू क्या है इसकी, जो इसके कॉर्नर पे एटम है, हालांकि यूनिट सेल मिलके तो 8 एटम से बन रही है, लेकिन जो कॉर्नर का एटम है ना, वो कंप्लीटली तो कंट्रीब्यूट कर नहीं रहा है इसमें। तो ये कितना करता है इस वक्त, 1/8 करता है। ठीक है, क्योंकि ये जो एटम है ये 8 यूनिट सेल में पार्टिसिपेट करता है, 8 यूनिट सेल्स की फॉर्मेशन में। तो एक यूनिट सेल के लिए 1/8 कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए 8 के 8 मिलके कितना कंट्रीब्यूट कर देंगे, 1 के बराबर। तो इसकी जेड वैल्यू 1 होती है। अगर हम रिलेशन बिटवीन ए एंड आर देखें तो ये इसकी ए है, तो ए इक्वल टू यहाँ से 2r आ गया, 1r इतना, 2r इतना, और यही ए के इक्वल है, ए इक्वल टू 2r। फिर आती है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी हमने देखा था, वहां पे हम बात कर रहे थे एरिया की। अब 3 डायमेंशन में बात करेंगे हम वॉल्यूम की, और वहां पे हम एरिया ऑफ सर्किल की बात कर रहे थे। यहाँ पे हम बात करेंगे एरिया ऑफ ना वॉल्यूम ऑफ स्फेयर की। तो 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 अपॉन ए क्यूब। और ए की जगह पे जब आप 2r रख दोगे ना, तो ये सॉल्व सिंप्लीफाई होके हमें 52% दे देगा। ये आपको याद रखना होगा। देखिए इस टाइप की होती है कुछ सिंपल क्यूबिक यूनिट। ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इस टाइप की, जिसमें सिर्फ कॉर्नर पे ही रहते हैं एटम, और कहीं पे भी नहीं होंगे। फिर जो अपनी दूसरी टाइप की यूनिट सेल आती है, वो होती है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में ए बी टाइप की जो स्टैकिंग होती है, उसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए अगर मैं कुछ इस टाइप से एक एटम लूं, एक लेयर लूं, और दूसरी लेयर में जस्ट मैं यहाँ पे रखना स्टार्ट कर दूं, जस्ट इनके सेंटर पे, तो इस टाइप की स्टैकिंग को कहा जाता है ए बी टाइप ऑफ स्टैकिंग। और जो यहाँ पे जेड वैल्यू होती है ना,
तो आप देख सकते हैं कि इस यूनिट सेल में कॉर्नर एटम तो कितने का कंट्रीब्यूट करेंगे, सिर्फ 1 का, क्योंकि 8 एटम और हर एक एटम 1/8 कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन अगर हम इसको देखें, ये तो कंप्लीटली इसके अंदर है, तो 1 + 1 2 के इक्वल इसकी जेड वैल्यू होगी। उसके बाद हम रिलेशन बिटवीन ए एंड आर की बात करें ना, तो ये एटम यहाँ पे एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, जो एक्चुअल में ये ऊपर का स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं ना, तो ये एटम एक दूसरे को टच नहीं करते, क्योंकि ये जो है एटम, ये बॉडी सेंटर पे बैठा हुआ है, और बॉडी सेंटर पे इतना स्पेस होता नहीं है कि 4 के 4 एटम एक दूसरे को टच भी कर ले और एक एटम भी बॉडी सेंटर पे आ जाए, तो इसलिए थोड़ा खुल जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इसके बीच में आता है, तो इतना स्पेस बस होता नहीं है यहाँ पे, अगर हम इन चारों एटम्स को चिपका के रख दें। ठीक है, तो ये इस टाइप से कुछ दिखती है अपनी यूनिट सेल। तो यहाँ पे जो एटम्स होते हैं एक दूसरे को बॉडी डायगोनली टच करते हैं, यहाँ से इधर को ये इस टाइप से टच करेंगे। तो इस टाइप से जब ये टच करेंगे, तो बॉडी डायगोनल की लेंथ होती है a√3, और वो होगा इक्वल अपने 4r के, क्योंकि 2r का कंट्रीब्यूशन ये कंट्रीब्यूट करेगा, और 1r ये कंट्रीब्यूट करेगा, 1r ये कंट्रीब्यूट करेगा। तो a√3 इक्वल टू 4r और a इक्वल टू 4r/√3। ठीक है, तो जब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखें, तो ये एटम तो एक दूसरे को टच कर नहीं रहे, तो इस देखिए आप ये पिंक वाले स्पेयर को देखिए, पिंक वाले स्पेयर को यहाँ पे 8 एटम, 4 ऊपर से और 4 नीचे से टच कर रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया। वॉइड की बात करें तो वॉइड तब डिफाइन होता है ना जब सारे एटम चिपके होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वॉइड थोड़ा खुल गया है, तो यहाँ पे वॉइड जो होता है वो डिफाइन ही नहीं होता है किसी भी तरीके का। तो फिर बात करेंगे हम पैकिंग एफिशिएंसी की। पैकिंग एफिशिएंसी वही है, जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100/a³। तो अगर हम देखें 2 जेड वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100, और a की जगह पे हमने रखना है 4r/√3। तो जब इसे सिंप्लीफाई किया जाता है तो ये आता है 100 इंटू √3 पाई बाई 8, जो सॉल्व होके हमें नियरली 68% देता है। फिर जो तीसरी आती है अपनी क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन में, होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ना, अभी तक की हमने जो भी क्लोज पैकिंग बनाई थी वो हमने किससे बनाई थी, जो स्क्वायर प्लेनर वॉइड टाइप, या जो हम 2D में बात कर रहे कि ए टाइप की पैकिंग है। लेकिन अब जो हमारी नेक्स्ट आएंगी ना, वो होंगी अपनी ए बी टाइप की पैकिंग 2D में, और यहाँ पे तो और भी चेंज हो सकता है। तो अगर मैं इस टाइप की एक लेयर ले लूं और इसको जस्ट इसके इस सेंटर को मैं जस्ट इसके ऊपर ले आऊं, इसको जस्ट इसके नीचे ले आऊं, तो इस टाइप की जो यूनिट सेल फॉर्म होते हैं ना, यहाँ पे देख सकते हो आप, इसे बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें ज़्यादा समझने का कुछ है नहीं, ऐसे-ऐसे प्रेजेंटेशन के थ्रू समझाना थोड़ा टफ पड़ेगा, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे सीधे ही देख लें। तो इसमें जो पैकिंग होती है ना, वो ए बी टाइप की होती है, देखिए। अगर मैं लेयर ए इसे बोलूँ और लेयर बी इसे बोलूँ, इसको जस्ट इस एटम को अगर आप यहाँ पे बैठा दें, तो आप समझ जाएँगे कि ये लेयर बी है, और फिर लेयर ए तो जस्ट इसकी तरह होगी, वो जस्ट ये वाला होल इसके ऊपर आके आ जाएगा, ठीक है? तो ये ए बी टाइप की पैकिंग होती है। जेड वैल्यू इसकी 6 होती है। इसको अगर हम इस तरीके से देखें, एक नीचे की लेयर सबसे ये ले लें, बीच की ये ले लें, और एक सी लेयर ले लें ऊपर की, हेक्सागन फॉर्म करने के लिए। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाने के लिए हमें इसमें हेक्सागोनल 3 डायमेंशनल यूनिट सेल बनानी पड़ेगी, जो कि हमने इस तरीके से बनाई है, आप देख सकते हैं। तो इसमें जो 3 के 3 एटम है, ये तो कंप्लीटली इस यूनिट सेल के अंदर रिसाइड कर रहे हैं। और अगर हम इनकी बात, इस एटम की बात करें, इस एटम की और इस एटम की, तो ये आधा ऊपर वाली में है ये वाला एटम, और आधा ये वाली यूनिट सेल में, और ये वाला आधा तो ये वाली यूनिट सेल में, आधा जो इससे नीचे को होगी यूनिट सेल उसमें होगा। तो ये दोनों मिलके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 1, और ये 3 का कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टोटल 4, और 1 का कंट्रीब्यूशन ये देंगे और 1 का कंट्रीब्यूशन ये देंगे। क्यों 1 का कंट्रीब्यूशन ये इसलिए देंगे कि यहाँ पे बात होगी 360, यहाँ पे एंगल अप्रोच से नहीं निकाला जाता है, यहाँ पे हम पार्ट अप्रोच से निकालते हैं। तो ये 1/6 कैसे देगा, पहले तो ये देख लीजिए आप, क्योंकि ये था कितना 1/3, तो इसमें भी आधा जो आएगा इस यूनिट सेल में आएगा, और आधा इसके नीचे वाली यूनिट सेल में चले जाएगा, तो ये 1/6 देगा। तो 1/6 देने के कारण ये टोटल मिलके 1 का कंट्रीब्यूट करेंगे, और ये टोटल मिलके 1 का कंट्रीब्यूट करेंगे, और 1 का ये दोनों मिलके करेंगे, जो सेंटर एटम है। तो टोटल 3 का ये कंट्रीब्यूट कर देंगे, और टोटल 3 का ये, तो इसकी जेड वैल्यू आ जाएगी आपकी 6। पैकिंग फ्रैक्शन इसका 74% होगा। यहाँ पे हम ज़्यादा कैलकुलेशन में जाएंगे नहीं। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर इंपॉर्टेंट है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, आप देखिए कैसे।
अगर मैं इस लेयर की बात कर लूँ, तो इसमें 6 एटम तो इस एटम को टच कर ही रहे हैं और ऊपर से जब मैं इस होल को इसके ऊपर रखूँगा, तो ये 3 के 3 एटम भी इसको टच करेंगे। तो 3 एटम ऊपर की लेयर से टच करेंगे, 3 एटम नीचे की लेयर से 6 और 6 तो सेम लेयर में ही टच करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा इसका 12। वॉइड यहाँ पे टेट्रा और ओक्टा दोनों प्रेजेंट होता है और नंबर ऑफ वॉइड की बात करें, तो इतना याद रखिए जितनी जेड वैल्यू होती है ना, जितनी जेड वैल्यू होती है, उतनी ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं। अगर प्रेजेंट है वहाँ पे तो उतने ही होंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड जितनी जेड वैल्यू होगी, और टेट्राहेड्रल वॉइड जस्ट जितनी जेड वैल्यू उसके डबल होंगे। ठीक है, तो 12 टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। फिर आता है अपना फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसलिए इसे तो प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन करना मेरे लिए लगभग इम्पॉसिबल था, इसलिए मैं आपको इसके लिए भी रिकमेंड करूँगा आप इसे एज़ इट इज़ देख लीजिए। इसमें जो क्वेश्चन बन सकते थे मैंने वो लिख दिए हैं। जो पोजीशन होती है ना एटम्स की इसमें, तो वो 8 तो कॉर्नर पे होते हैं, 8 कॉर्नर पे, और बाकी 6 एटम होते हैं फेस सेंटर पे। यानी कि अगर मैं बैक फेस को देखते हैं पहले, बैक फेस में एक ये हो गया इस फेस के सेंटर पे, अबोव फेस में ये हो गया फेस के सेंटर पे, साइड फेस पे ये दोनों हो गए, और बॉटम फेस पे ये हो गया, और फ्रंट साइड के फेस पे ये हो गया अपना। तो सबसे पहला जो यहाँ पे बात आती है ए और आर के बीच की रिलेशन की बात आती है, तो बात यहाँ पे क्या होता है, एटम एक दूसरे को टच करते हैं फेस डायगोनली, फेस डायगोनल। बॉडी सेंटर मतलब बॉडी डायगोनल, जो कि यहाँ से होते हुए ये पीछे वाले एटम तक जा रहा था, लेकिन यहाँ पे फेस डायगोनल है, तो यानी कि इस स्क्वायर के फेस की बात हो रही है यहाँ पे। तो इस स्क्वायर का डायगोनल जो होता है वो होता है a√2। तो a√2 इक्वल टू यहाँ पे 4r, क्योंकि 2r का कॉन्ट्रीब्यूशन ये करेगा, 1r का ये और 1r का ये। ठीक है, तो a√2 इक्वल टू 4r होता है यहाँ पे, और a इक्वल टू 4r/√2 होती है। जेड वैल्यू इसकी 4 आती है। अब देखिए कैसे, ये जो साइड के एटम होंगे ये तो वन ही, जो रेड कलर के दिख रहे हैं ये तो वन कंट्रीब्यूट करेंगे, और बाकी ये जो है ना फेस सेंटर, तो यहाँ पे हर एक फेस सेंटर का एटम 1/2 का कंट्रीब्यूशन देता है। तो जब ये 1/2 का कंट्रीब्यूशन देंगे, तो 6 एटम मिलके 3 का कंट्रीब्यूशन दे देंगे, तो 3 + 1 4 इसकी जेड वैल्यू हो जाएगी। पैकिंग एफिशिएंसी आपको याद रखनी पड़ेगी, इसकी भी और हेक्सागोनल की भी 74 होती है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। अब देखिए कैसे होता है, अगर मैं इस रेड वाले को देखूं, रेड वाले को, तो रेड वाला जो होता है ये फेस सेंटर, जितने भी इससे निकलने वाले फेज हैं उनको टच करेगा। तो 1, 2 और 3 ये हो गए। ठीक है, तो जो इधर का फेज होगा अगली यूनिट सेल में उसको टच करेगा, और जो आगे की ओर को यहाँ से इस तरीके से, इसको मैं आपको अच्छे से अगले प्रेजेंटेशन में समझाऊंगा। टिल देन, थैंक यू, बाय। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। टिल देन, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड विद अस।